नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया का जो प्रखर बैच है एमसीक्यू बैच, उसका आज हम लोग डे चौथा देखने वाले हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे और इसमें जो आज चैप्टर होंगे वो हैं आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से टोटल हम लोग आज 100 एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं देर न करते हुए। और उसका पहला सवाल है कि 19वीं सदी में समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारकों में सम्मिलित थे। तो वो कौन थे? तो वो इसमें से दोस्तों सारे के सारे थे। यहाँ पर आप लोग को 19वीं सदी से मतलब समझना है कि 1800 से 1 से लेकर 1900 तक की बात किया जा रहा है। कब से कब तक? 1801 से लेकर 1900 तक की बात किया जा रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी में समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक थे। प्राच्यवादियों का प्रभाव था, अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रभाव था, ईसाई मिशनरियों का भी योगदान था और प्रेस तथा यातायात का भी विकास था। प्रेस का भी विकास हो चुका था तब तक और यातायात का भी विकास हो गया था। तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे बड़े बड़े शहरों में। और ईसाई मिशनरियों का तो योगदान था ही, अंग्रेजी शिक्षा आ गया कम्युनिकेशन करने के लिए। अगला सवाल, भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? ये जानना है आपको कि भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में बताइए कि निम्न में से क्या असत्य है। दोस्तों, ये वाला पॉइंट असत्य है कि भारतीय बुद्धिजीवियों ने पुनर्जागरण के चरण में पाश्चात्य मॉडल को पूरी तरह स्वीकार किया। ये बिल्कुल गलत है। पाश्चात्य मॉडल को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था दोस्तों, ठीक है। अब बाकी देख लीजिए। इसे भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, इसे यूरोपीय पुनर्जागरण की तरह भौगोलिक एवं वैज्ञानिक अन्वेषण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो ये बात सही था कि भारतीय पुनर्जागरण को यूरोपीय पुनर्जागरण की तरह, क्योंकि देखिए जब यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ तो दुनिया में होड़ मच गया। क्या यूरोप में देखिए पुनर्जागरण आ गया, रेनेसा आ गया की तरह भौगोलिक एवं वैज्ञानिक अन्वेषण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो ये पॉइंट सही था। भारतीय पुनर्जागरण राजनीतिक पराधीनता के काल में प्रारंभ हुआ। ये भी बात सही है। भारत में रेनेसा तो आया, लेकिन वो उसमें ब्रिटिश काल का मतलब पराधीनता के काल के प्रारंभ में है। मतलब हम लोग गुलाम थे, वरना आजाद होते और हम लोग में रेनेसा आता तो कहाँ से कहाँ होते। भारतीय पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन, भारतीय पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। भारतीय पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय के संबंध में सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करें तो वो मिलान हो जाएगा इसका डी। इसमें दिख नहीं रहा होगा लेकिन डी होगा। मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। 4 3 2 1 मतलब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस को लिखा गया था 1820 में। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस को कब लिखा गया? 1820 में। आत्मीय सभा का गठन कब हुआ? तो 1814 में। आत्मीय सभा का गठन 1814 में और ब्रह्म सभा का स्थापना 1828 में। ब्रह्म सभा 1828 में। कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना 1823 में। ये राजा राम मोहन राय से संबंधित है। इसमें क्या क्या संबंधित है? तो सबसे पहले 1814 की बात किया गया है, फिर 1820 की बात किया गया है, फिर 1823 की बात किया गया है और लास्ट में बात किया गया है 1828 की। 1814 में दोस्तों क्या हुआ था? तो आत्मीय सभा का गठन हुआ था। सॉरी, हाँ, आत्मीय सभा का गठन हुआ था। क्या हुआ था? आत्मीय सभा का गठन हुआ। और 1820 में क्या हुआ दोस्तों? तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा गया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने लिखा। और 1823 में क्या हुआ? तो कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना हुई। कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना। और 1828 में क्या हुआ? तो 1828 में आत्मीय सभा की ब्रह्म सभा की स्थापना हुआ। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुआ। चौथा नंबर देखिए। अब 19वीं शताब्दी, मैंने बता दिया था 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है। धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो वो आकर्षित किया 1, 2 और 4। मतलब 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या को बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े को
प्रभावित किया, आकर्षित किया। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन को। अच्छा, ये जो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस मैंने इधर बताया था, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो कि 1820 में लिखा गया था राजा राम मोहन के द्वारा, ये बाइबल के आधार पे था। किसके आधार पे था? तो बाइबल के आधार पे, बाइबल के आधार पे था। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और केशव चंद्र के संबंध में बताना है कि किसकी स्थापना हुई थी। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में किसकी या किनकी स्थापना से है? तो देख लेते हैं किसकी स्थापना से है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, अभी अभी मैंने बताया था राजा राम मोहन राय। किसका नाम मैंने बताया था? राजा राम मोहन राय। और टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन जो कि 1828 में, 68 में, 1868 में, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में, 1870 में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कब? 1870 में। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868 में। और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और यही दोनों जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापना किया गया था। दो चीज याद रखिएगा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय से संबंधित है? पूछ रहा है कि कोई पुस्तक है इधर 5 गो, बताइए इसमें से कौन सा पुस्तक है जो राजा राम मोहन राय से संबंधित है। तो इसमें जो पुस्तक है 1 2 3 4 5, मतलब सारा का सारा राजा राम मोहन राय से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं तुहफात उल मुबाहिदीन, ये भी राजा राम मोहन राय का लिखा हुआ है। तुहफात उल मुबाहिदीन, ये पूछा जाएगा कि कब लिखा गया, लिखे थे? तो बताइएगा 1809 में। कब बताइएगा? 1809 में बताइएगा कि तुहफात उल मुबाहिदीन ये लिखे थे 1809 में। और ये किस भाषा में है? तो दोस्तों ये फारसी भाषा में है, फारसी भाषा में है। मैं जितनी बात बोल रहा हूँ उसको कानों तक जाने दीजिए और याद होने दीजिए। तुहफात उल मुबाहिदीन 1809 में लिखा गया राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ये फारसी भाषा में था। और इस किताब में इन्होंने एकेश्वरवाद पे जोर दिया। एकेश्वरवाद एकेश्वरवादियों का उपहार इसको माना जाता है। मतलब एकेश्वरवाद माने एक ही ईश्वर के लिए बोला गया। ठीक है, एकेश्वरवादियों का को उपहार, वादियों का उपहार के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो एक किताब हो गया। दूसरा किताब संवाद कौमुदी, ये भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया था, और ये लिखा गया है दोस्तों 1821 में। 1821 में लिखा गया संवाद कौमुदी, और इसमें बंगाल में सती प्रथा का विरोध किया था। ये बंगाल में ही सती प्रथा का विरोध किया गया है इस किताब में। किसमें? सती प्रथा का विरोध किया गया है। ठीक है, विरोध किया गया है। किसमें? संवाद कौमुदी में। राम मोहन राय की दूसरी किताब संवाद कौमुदी जो कि 1821 में लिखा गया। बंगाल में सती प्रथा के पर प्रहार किया गया। और तीसरा किताब लिखा गया मीरात उल अखबार। क्या नाम है? मीरात उल अखबार। इस मीरात उल अखबार को 1822 में लिखा गया दोस्तों। कब लिखा गया? 1822 में। और इसको भी फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में लिखा गया, और फारसी भाषा में लिखा गया। फिर एक बात करते हैं ब्राह्मिकल मैगजीन को। ब्राह्मिकल मैगजीन जो है दोस्तों, इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, और एक किताब याद रख लीजिए, हिंदू उत्तराधिकार नियम। क्या है? हिंदू उत्तराधिकार नियम। तो आप लोग को राजा राम मोहन राय से कौन सी किताब याद रखना है? तूफान उल मुबाहिदीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1809 में लिखा गया फारसी भाषा में, एकेश्वरवादियों का उपहार था। और 1821 में लिखे गए संवाद कौमुदी, जिसमें बंगाल में सती प्रथा का वर्णन मिलता है, उसका विरोध किए थे। ब्राह्मकल मैगजीन अंग्रेजी में, और एक और किताब लिखा गया है हिंदू उत्तराधिकार नियम। राजा राम मोहन को युगदूत, राम मोहन राय को युगदूत कह के उपाधि मिला था। ये जो युगदूत है इसकी उपाधि किन्होंने दिया था? तो ये उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किन्होंने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि
सुभाष चंद्र बोस ने। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड में कहाँ? ब्रिस्टल में। इंग्लैंड के एक शहर है ब्रिस्टल, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का तारीख क्या था? तो मृत्यु 27 सितंबर, तारीख एकदम याद करते चलिए, 27 सितंबर 1933 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ? 27 सितंबर 1933 को। राजा राम मोहन राय ने निम्न में किन कृतियों का विरोध किया? तो बताइए किन कृतियों का विरोध इन्होंने किया? आपको क्या लगेगा? इन सारे चीजों का विरोध किया गया। सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, यानी ये डी ऑप्शन। इसके बारे में थोड़ा सा इस तरह से बांट के याद रखिए राजा राम मोहन से रिलेटेड। एक को रखिए कि सामाजिक में क्या सुधार किए, और एक याद रखिए धर्म में क्या सुधार किए। तो धर्म में उन्होंने दो चीज पर जोर दिया, एक मूर्ति पूजा पर जोर दिया कि इसको पूजा नहीं करनी है, और दूसरा बहुदेववाद पे दिया, क्योंकि ये एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। बहुदेववाद। समाज की बात करें तो कोई भी समाज सुधारक आता है स्त्री की बात करेगा तो इस तरीके से समस्या सुधारा जाए। शिक्षा की बात करेगा, और जाति प्रथा, यही तीन चीज तो सबसे ज्यादा समस्या है समाज में। तो कोई भी समाज सुधारक आएगा तो इन तीनों की बात करेगा ही। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया? तो वो शुरू किया गया था न्यू समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका। और इसके संपादक जो थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। क्या नाम था? भवानी चरण बंदोपाध्याय थे। ठीक है, और थे। और संवाद कौमुदी के पहले ये संपादक हुआ करते थे भवानी। संवाद कौमुदी के ये पहले शुरू में ये संवाद कौमुदी के संपादक होते थे। बाद में समाचार चंद्रिका निकाल के भवानी चरण बंदोपाध्याय राजा राम मोहन के धार्मिक विचारों के विरोध में पत्रिका निकालने लगे। ब्राह्मण समाज के बारे में निम्नलिखित कथन कौन से सही हैं? तो वो कथन सही है, एक और दो सही हैं और तीसरा गलत है। तो देखते हैं कि ब्राह्मण समाज के बारे में कहते थे कि ये इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो बिल्कुल ये पॉइंट सही है कि ब्राह्मण समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तो ये भी बात सही है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसे पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। मतलब क्या जरूरी है कि पुरोहित वर्ग के लोग ही आएंगे और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करें? ये तो कोई भी धर्मों की व्याख्या कर सकता है, इस जो कि पढ़ा लिखा हो। इसने इस सिद्धांत को प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। नहीं, ऐसा इन्होंने प्रचार नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि त्रुटिहीन नहीं माना था, क्योंकि इनका कहना था कि वेद भी इंसानों के द्वारा ही लिखा गया है, इसमें गलतियां होने का चांस है। इसलिए इन्होंने त्रुटिहीन नहीं माना कि पूरी तरीके से त्रुटिहीन होगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, जिसको कि न्यू हिंदुइज्म कहते हैं, के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। वो कौन थे? तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि 13 का आंसर क्या होने वाला है। सॉरी सॉरी सॉरी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया 1839 में। और तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किन्होंने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, तो तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किन्होंने किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में किया गया। ब्राह्मण समाज में पहली फूट कब पड़ी दोस्तों? तो ब्राह्मण समाज में पहली फूट जो है वो कब पड़ी? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 1865। क्या जवाब हो जाएगा? 1865। यहाँ पर आप लोग को मैं एक दो पॉइंट याद करवाता हूँ जो आप लोग याद करिएगा। आप लोग को पता होगा कि ब्राह्मण समाज में टोटल 2 फुट पड़ा था। कितना फुट पड़ा था दोस्तों ब्राह्मण समाज में फुट? तो 2 फुट पड़ा था। 2 फुट पड़ा था। पहला फुट जब पड़ा, ये पहला के बारे में जिक्र कर रहा हूँ और यहाँ पे सेकंड के बारे में जिक्र करूंगा। तो पहला में जो फुट पड़ा तो उसके 2 भाग हुए। एक भाग जो हुआ जो कि आचार्य केशव चंद्र सेन के का हुआ, एक केशव चंद्र सेन का फूट था। और दूसरा फूट जो पड़ा माने इसमें जो पड़ा मतलब दूसरा का साइड में देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा बारी बारी से बढ़िया से समझ लीजिएगा। जो केशव चंद्र सेन हुए वो भारत वर्षीय ब्राह्म समाज जिसको आदि ब्राह्म समाज के भी नाम से जाना जाता है, इसके संस्थापक हुए ब्राह्म समाज। ठीक है, और इसी का भी दूसरा नाम है भारत
भारतवर्षीय वर्षीय ब्राह्म समाज, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा दो चीज, कि केशव चंद्र सेन का जो टुकड़ा में आया वो आदि ब्राह्म समाज, और इसी को भारतवर्षीय ब्राह्म समाज कहा गया। और देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्राह्म समाज था वो ब्राह्म समाज ही रहा। क्या रहा? ब्राह्म समाज। अब दूसरा फुट भरने का टाइम था, और ये फुट कब पढ़ा था? पहला 1865 में। कब पढ़ा पहला फुट? 1865 में। दूसरा फुट दोस्तों 1878 में पढ़ा। कब पढ़ा? 1878 में। और एक एक फुट के जो मतलब एक फुट के तरफ थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ये वही केशव चंद्र सेन है जो पहले फुट में थे। और दूसरा आनंद मोहन बोस थे। कौन थे? आनंद मोहन बोस। तो ये दो चीज पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बहु ब्रह्म विवाह एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करिए। किसका क्वेश्चन है? ब्रह्म विवाह का। तो आइए ब्रह्म विवाह के बारे में देखा जाए तो कोई भी दोस्तों गलत नहीं है। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि 1872 में, कब बोला जा रहा है? 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ। तो केशव चंद्र 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ। और दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि इसके द्वारा बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित किया। जैसे ये ब्रह्म विवाह एक्ट पारित होता है वैसे ही बाल विवाह और बहुपत्नी के को अवैध घोषित कर दिया जाता है। साधारण ब्राह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे आनंद मोहन बोस। साधारण ब्राह्म समाज के अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस। 18 नंबर का प्रश्न देखिए कि हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई? हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई? तो वो फहराई स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब फहराया? तो 1867 में। कब? 1867 में। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और अगला सवाल कि आर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन के बारे में बताइए। तो जो असत्य कथन होगा वो कौन होगा? जरा देख लीजिए। पहला कह रहा है कि आर्य समाज का स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। तो बिल्कुल आर्य समाज का स्थापना 10 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। और इसका मुख्यालय बताया जा रहा है कि प्रारंभ में मुंबई था। तो नहीं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि प्रारंभ में मुंबई था और बाद में इसको 1877 में क्या किया गया कि लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? लाहौर कर दिया गया, लाहौर। तो आर्य समाज से कितने पॉइंट याद रखेंगे? 2-3 पॉइंट याद रखिए कि आर्य समाज का स्थापना 10 अप्रैल 1875 को किया गया और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इसका मुख्यालय शुरू में बंबई रखा गया और 1877 में लाहौर कर दिया गया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। और एक नाम याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। इन्होंने क्या कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती से कि एक काम कीजिए, आप सत्यार्थ प्रकाश की रचना करिए और इसके लिए आप भाषा 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 हिंदी रखिएगा। कौन सा भाषा रखने की सुझाव दिए थे? हिंदी। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्या रहा था? हिंदी। और सुझाव कौन दिए? केशव चंद्र सेन ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? असत्य कथन बताने जा रहा है। ये वाला सी पोर्शन असत्य है दोस्तों, कि वे समाज के केवल उच्च वर्गों को वेद पढ़ने और योगोविद्य धारण करने के पश्चात थे। बिल्कुल नहीं, ये सभी वर्गों के लिए था। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कह रहा है कि वे समाज के केवल उच्च वर्गों के वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने का पक्षधर थे। बिल्कुल नहीं। बाकी हिंदू धर्म में वापस आने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। तो ये बात सही है। कह रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म में आने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। ये बात बिल्कुल ही क्या था? सही था। और 1882 में गौ रचनी समिति बनाई। तो ये भी बात सही था कि 1882 में गौ रचनी समिति बनाई। कौन? दयानंद सरस्वती ने। तो आप ये बात याद रखिएगा। तो पूछे कि गौ रचनी समिति कब बनाई गई? तो 1882 में। कौन? किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। वे पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। वे पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। हम लोग देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। 22 का क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है कि असत्य कथन का चुनाव करिए। तो करिए चुनाव, कौन से असत्य कथन है? तो पहला कह रहा है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ये लाला हंसराज के द्वारा खोला गया था। तो बिल्कुल सही है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाला हंसराज के द्वारा, और गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी मतलब कांगरी में गुरुकुल विश्वविद्यालय खोला गया स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, और आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई के द्वारा, और शारदा सदन भी पंडिता रमाबाई के द्वारा। तो पंडिता रमाबाई के द्वारा इसमें दो चीज याद रखना है, एक आर्य महिला समाज और शारदा सदन। अब देखिए दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो लाला हंसराज के द्वारा खोला गया है वो लाहौर में खोला गया था। कहाँ? लाहौर में। और इसका डेट कब है? तो 1886 है। कब है? 1886 है। ठीक है, तो फिर से याद करिए, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाला हंसराज के द्वारा लाहौर में 1886। दूसरा, कांगरी में गुरुकुल विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, और ये हरिद्वार में 1902। कहाँ? हरिद्वार में। कहाँ? हरिद्वार में। और डेट क्या है? तो 1902 है। ठीक है, 1902। फिर से कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय श्रद्धानंद के द्वारा हरिद्वार में 1902, और आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई के द्वारा पुणे में 1881 में। कब? पुणे में 1881 में। पुणे में 1881 में। और 1889 में ही पुणे में पंडिता रमाबाई के द्वारा शारदा सदन का भी स्थापना किया गया। शारदा सदन का भी स्थापना किया गया। और लाला लाजपत के बारे में आप लोग डीएवी याद रख लीजिएगा। ये जो डीएवी स्कूल देखते हैं ना, वो लाला लाजपत राय का ही देन था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? बहुत ही आसान सवाल। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नरेंद्र दत्त ने किसके सुझाव पर अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया? तो ये कौन थे? तो वो थे अजीत राज सिंह। ये राजस्थान के खेतरी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? ये राजस्थान के खेतरी के राजा थे। ठीक है, इन्होंने ही नरेंद्र दत्त को सुझाव दिया कि अपना नाम बदलकर विवेकानंद कर लिया। वास्तविक में क्या हुआ था कि जब नरेंद्र दत्त, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का शुरुआती बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, तो जब इन्होंने एक मंच से अपना ज्ञान का प्रकाश कर रहे थे, मतलब ज्ञान बांट रहे थे, मैंने ज्ञान दे रहे थे, तो वो मैंने भाषण दे रहे थे सीधा सीधा, आज के डेट में सुनिए। तो उनकी बात राजस्थान के खेतरी के राजा अजीत राज सिंह ने सुना, और सुन के कहा कि आपके पास इतना विवेक है कि आपके विवेक से लोग आनंद हो जाते हैं, इसलिए आप अपना नाम विवेकानंद रखिए। और यही अजीत राज सिंह हैं जो शिकागो में जब धर्म सम्मेलन हुआ था, तो वहां पे 1893 में भेजने में अहम भूमिका निभाई थी, पैसे देकर। आप लोग को सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए सत्य कथन कि कौन से हैं। पहला कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने दो धर्म संसद में भाग लिया। कोई भी बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही, भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम का स्थापना किया। तो ये भी बात सही है कि स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम। और ये जो दो धर्म सम्मेलन की बात किया जा रहा है ना, एक तो पहला हो गया और दूसरा हो गया। पहला जो हुआ 11 सितंबर 1893 को भाग लिया। कब लिया? 11 सितंबर 1893 को। और दूसरा भाग लिया 1900 ईस्वी में। कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पहला भाग लिया धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 में। कहाँ हुआ था? तो शिकागो में हुआ था। शिकागो में हुआ था। ठीक है, और दूसरा कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था। पेरिस में हुआ था 1900 में। दूसरा धर्म सम्मेलन 1900 में। ये दोनों ही जगह गए थे। और 1896 में विवेकानंद ने क्या किया कि न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी बनाया। वेदांता सोसाइटी कब बनाया? तो 1896 में बनाया। और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम बनाया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो किया गया 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा।
और इसका पहला जो हेड क्वार्टर था, पहला हेड क्वार्टर वो था बेलूर। बेलूर कहाँ है? कलकत्ता में। वेलूर, वेलूर कहाँ है? तो कलकत्ता में। और दूसरा कहाँ स्थापना किया सेकंड हेड क्वार्टर? तो सेकंड हेड क्वार्टर दोस्तों अल्मोड़ा में किया। और अल्मोड़ा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, आज के डेट में उत्तराखंड में। 27 नंबर देखिए कि मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन है मैं समाजवादी हूँ? तो स्वामी विवेकानंद। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद। अब निम्नलिखित कथन में किसके बारे में है? 2 पॉइंट बोला गया है कि वो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत थे। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत थे। और वो महाराष्ट्र का सुकरात के भी नाम से जाने जाते थे। वो हैं महादेव गोविंद रानाडे। और एक न्यायाधीश भी थे, ठीक है, एक न्यायाधीश भी थे। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। 29 नंबर, एक तरफ संस्था है, दूसरे तरफ स्थापना वर्ष है। तो देखिए 29 में क्या होगा? इसका मिलान होगा 4 3 2 1। चलिए मिलान करिए। कह रहा है कि प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में हुआ था। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1867 में हुआ। और किनके द्वारा हुआ था? तो प्रार्थना सभा का संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। याद करिए प्रार्थना समाज आत्मा से किया जाता है, तो हो गए आत्माराम पांडुरंग। अब देखिए दूसरा कह रहा है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1884 में हुआ था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुआ था। इसकी स्थापना रानाडे ने किया था, महादेव गोविंद रानाडे ने। इसको हम ऊपर के क्वेश्चन में बताए थे। महादेव गोविंद रानाडे ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन कब हुआ था? तो 1875 में। और किसके द्वारा? इस थियोसोफिकल सोसाइटी में 2 नाम आता है। एक नाम आता है मैडम मैडम ब्लावत्स्की, एक आता है। और दूसरा आता है कर्नल कर्नल ऑलकॉट, ऑलकॉट, ऑलकॉट। और ये स्थापना हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, यूएसए में, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में 2 लोगों के द्वारा, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। और सत्य शोधक के समाज की स्थापना 1873 में हुआ। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1813 में। और जब जब भी सत्य का शोध होता है तो ज्योति का फूल खिलता है। तो याद हो गया ज्योतिबा फूले। और कहाँ? पुणे में। ज्योतिबा फूले और कहाँ? पुणे में। तो ठीक है, इतना बात आप लोग को याद हो जाएगा। 30 नंबर, थियोसोफिकल सोसाइटी क्या है? थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कब और कहाँ खोला, ये आप लोग को बताना है। तो 1882 में खोला, मद्रास में। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 मद्रास में खोला। और इस भारत में जो लीड करने वाले थे भारत में, वो थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट थे, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसी को बीएचयू के भी नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई 1916 में हुई, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में हुई बीएचयू की स्थापना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके सही कथन के बारे में बताइए, यानी तीनों ही पॉइंट सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 में हुआ। युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत तो 1826 में हुआ, 26 में हुआ। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह संघ, विधवा पुनर्विवाह संघ, पुनर्विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा हुआ। विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया। और तीसरा, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, बेसेंट 1907 में, एनी बेसेंट ने 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। 33 नंबर, सूची संस्था है एक तरफ और दूसरे तरफ स्थान वर्ष है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं स्थान वर्ष में। देखिए
इसका आंसर तो बी होने जा रहा है। पहले मैं मिला देता हूँ, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद करवा दूंगा। एक है वेद समाज। वेद समाज वेद समाज का स्थापना हुआ था 1864 में। वेद समाज का स्थापना 1864 में। परमहंस मंडली का स्थापना 1849 में, याद रखिए। परमहंस मंडली का स्थापना 1849 में, और सेवा सदन का स्थापना 1885 में, और अखिल भारतीय महासभा का स्थापना 1915 में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में हुआ। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। अभी जो याद रखना है आप लोग को ये, कि वेद समाज का स्थापना जो हुआ था वो कहाँ हुआ। तो पहले तो ये डेट से याद रख लीजिए। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसको लिखता हूँ तो आप लोग को याद होगा। ये वेद समाज हो गया, ये परमहंस मंडली हो गया, परमहंस मंडली हो गया, और ये सेवा सदन हो गया, और यहाँ पे अखिल भारतीय भारतीय हिंदू सभा हो गया। ठीक है, तो आप इतना से समझ जाइएगा। वेद समाज का स्थापना 1864 में हुआ, और परमहंस मंडली का स्थापना 1849 में हुआ, और सेवा सदन का स्थापना 1885 में हुआ, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में हुआ। ठीक है, हुआ। वेद समाज का स्थापना कहाँ हुआ? मद्रास में। कहाँ हुआ? मद्रास में। परमहंस मंडली का स्थापना बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। और बम्बई में हुआ, और सेवा सदन भी बम्बई में। सेवा सदन कहाँ हुआ? तो ये भी बम्बई में हुआ। और हरिद्वार में हुआ अखिल भारतीय हिंदू सभा। कहाँ हुआ? हरिद्वार में हुआ। ठीक है, हरिद्वार में हुआ। अब बताता हूँ, ये डेट तो याद हो गया, ये भी याद हो गया। अब वेद समाज का जो स्थापना किए थे, कौन किए थे? श्री धरालू नायडू। कौन किए थे? श्री धरालू नायडू। आप ये सब याद करिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कोई नहीं जानता है। और परमहंस मंडली का स्थापना आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और सेवा सदन का स्थापना बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी। आप लोग को याद होते रहना चाहिए, मालाबारी। और हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। और ये जो वेद समाज देख रहे हैं, इसी वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको कहा जाता है? वेद समाज को कहा जाता है। ठीक है, और एक और लगे हाथ याद कर लीजिए, ये वेद समाज था। अब हम आपको देव समाज याद कराते हैं। वेद और देव। देव समाज उत्तर भारत के पंजाब में हुआ था। देव समाज उत्तर भारत के पंजाब में, याद रखिए। तो आप इतनी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए, 34 नंबर, आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ईबी राजा स्वामी नायकर थे। और किस क्षेत्र में हुआ था? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ। आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ईबी राजा स्वामी नायकर। आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिन एक कोह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है संथाल से। आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिन एक कोह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संथाल से। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। ये जो संथाल विद्रोह है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1895 छियानवे 56 में हुआ था। और दमनकर्ता कोई पूछे कि कौन थे दमनकर्ता, तो बताइएगा कैप्टन अलेक्जेंडर। कौन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर। और इनके साथ थॉमसन भी थे, लेफ्टिनेंट थॉमसन भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह फूलो और झानो मुर्मू से संबंधित है? तो वो संबंधित है संथाल विद्रोह से, क्योंकि फूलो और झानो ये सिद्धू और कान्हू के ही बहन थी। जनजातीय विद्रोहों के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, जनरल जनजातीय विद्रोह हो रहा है, कोई खास जनजातीय विद्रोह के बारे में नहीं बोल रहा है। बस ये पूछ रहा है कि जो जनजातीय विद्रोह हुआ उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन से थे, और उसमें से आप लोग को सही कथन पूछ रहा है। इसमें से तीनों ही कथन थे, सही थे। पहला कह रहा है कि अंग्रेजों को भूमि बंदोबस्ती नीति में आदिवासियों के बीच
संयुक्त स्वामित्व की परंपरा को प्रभावित किया और उनके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। असल में क्या होता था, जनजाति लोग क्या करते थे, वो कभी नहीं कहते थे कि ये खेत मेरा है, ये जमीन मेरा है। वो लोग कहते थे कि जितने हम लोग इस कबीले में हैं, मतलब जो जो भी कबीले कह लीजिए या गांव कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो वो लोग जितने लोग रहते थे, तो वो लोग सब मिल के सामूहिक कृषि करते थे, मतलब मिल के कृषि करते थे और उसी में बांट कूट के खाते थे। वो कभी नहीं कहते थे कि ये मेरा है। और अंग्रेज ने क्या किया कि भूमि बंदोबस्त नीति लाया और इसके लिए जो परंपरा चला आ रहा था आदिवासियों के बीच में संयुक्त स्वामित्व का, उसको प्रभावित किया, जिससे क्या हुआ कि उनके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। तो ये कारण था। दूसरा कारण ये हुआ कि नए वन कानून, अब क्या किया अंग्रेजों ने कि क्योंकि आदिवासी लोग कहाँ रहते थे, जंगल में, तो जंगल में रहते थे, एक नया वन कानून ले आए और उसके माध्यम से कहा कि जो जंगलों में आप लोग झूम खेती कर रहे हैं ना, उस पर अंकुश लगा देगा। मतलब आप लोग झूम खेती भी नहीं करते हैं, जिससे आदिवासियों की समस्या और बढ़ गई, क्योंकि जंगल में जो लोग आदिवासी लोग थे, अगर जो झूम कृषि नहीं करेंगे तो वो खाएंगे क्या। तो तीसरा, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा में क्या किया कि पुलिस, व्यापारी या साहूकारों, अब क्या हुआ, उसी जंगल में जहां जनजाति रहते हैं वहां पुलिस भेज दिया गया, व्यापारी भेज दिया गया, साहूकार को भी भेज दिया गया और इनके द्वारा क्या किया गया कि शोषण किया गया, किसको, आदिवासियों को, और जिससे और पीड़ा बढ़ गया जनजातियों में। ये तीनों ही पॉइंट सही था दोस्तों। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इसमें देखिए दोनों ही कथन सही है संथाल विद्रोह के 1855-56 में। पहला कारण बता रहा है कि परिणाम में, पहला परिणाम हुआ 1876 में, जब संथाल परगना, जिसको कहते हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। कोई पूछे कि एसपीटी एक्ट कब पारित हुआ, तो बताइएगा 1876 में। जिससे क्या हो गया, अब क्या हुआ इससे कि जनजातीय भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी गई, जिससे जनजातीय भूमि पर अधिग्रहण पर रोक लगा दी। अब क्या हुआ ना जी, मैंने बताया ना कि पुलिस को उतार दिया गया, साहूकार को उतार दिया गया और व्यापारियों को उतार दिया गया। तो वो लोग क्या करते थे कि कर्ज दे देते थे जनजातीय किसान को, और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उन लोग की जमीन हड़प लेते थे। तो और इसलिए तो विद्रोह हुआ था। तो क्या किया, 1876 में एक एसपीटी एक्ट ला दिया गया और ये एसपीटी एक्ट के वजह से क्या हुआ कि अब जनजातियों का कोई भी जमीन कोई दूसरी जनजाति मतलब खरीद ही नहीं सकता है, सिर्फ जनजाति ही एक दूसरे को बेच सकते हैं। वो भी कौन, संथाल जनजाति। मान के चलिए हम भी संथाल हैं, आप भी संथाल हो, तो हम आपको बेच सकते हैं, आप हमको बेच सकते हैं, बस। अब मतलब कोई गैर गैर जनजाति, मतलब जिसको हम डीकू कहते हैं, वो खरीद ही नहीं सकते थे। ऐसा कर दिया गया। ये एक्ट आज भी झारखंड में एसपीटी एक्ट लागू है। अगर आप लोग कोई एडवोकेट हैं, तो आप लोग झारखंड से हैं, तो आप लोग बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। एक एक्ट हुआ एसपीटी एक्ट और एक होता है सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, सेम ऐसा ही है, उसमें भी सेम प्रावधान किया गया है कि आप आदिवासियों को कोई भी जमीन का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि स्वशासन के लिए मांझी प्रणाली की मान्यता दी गई। तो बात सही है कि स्वशासन के लिए मांझी प्रणाली को मान्यता दी गई। 40 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कौन से युग में सही सुमेलित है। अब सही सुमेलित कौन है, इसके बारे में पता करने का रहा है। तो चलिए कुछ यहाँ पर हम आप लोग को याद करवाते चलते हैं। संथाल, संथाल का युग वर्ष था 1855-56। कब था, 1855-56। और मुंडा 1899। मुंडा कब हुआ था, मुंडा विद्रोह 1899। ताना भगत आंदोलन कब हुआ, 1914। दोस्तों डेट आप याद करते चलना, क्योंकि वहां पर कालानुक्रमिक सजाने आता है एग्जाम में। पिछले 69 में 2-3 प्रश्न ऐसे आए हुए थे, तो आप इसकी गलती मत करना कि डेट है सर, आता नहीं है। डेट डेट भले नहीं आता हो, लेकिन कालानुक्रम आप करेंगे कैसे, आपको डेट तो पता होना चाहिए तभी ना। पहाड़िया हुआ था 1778 में। तो संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56 में। मुंडा विद्रोह 1899 में। ताना भगत याद कर लीजिए 1914। ताना भगत 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 1914 में हुआ आंदोलन। और पहाड़िया 1778 में हुआ। इतना याद हो गया। चलिए मैं कुछ और याद करवाता हूँ। एक तमार विद्रोह याद करवाता हूँ, एक चेरो विद्रोह याद करवाता हूँ, और एक हो विद्रोह याद करवा देता हूँ, और एक कोल विद्रोह याद करवा देता हूँ, और लगे हाथ एगो छोड़ू क्यों तिलका मांझी भी याद करवा देता हूँ। जितना याद करेंगे उतना ही एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे रिजल्ट के। तो तमार विद्रोह हुआ था दोस्तों 1789 से 94 के बीच में। कब हुआ था, 1789 से 94 के बीच में। और किस एरिया में हुआ था, छोटा नागपुर के एरिया में।
पहले छोटा थोड़ा थोड़ा याद करिए, इसके नेता उता बाद में याद करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा याद करिए ना, आगे बढ़िए ना। अभी डेट याद करवा रहा हूँ, जगह याद करवा रहा हूँ। संथाल का जगह आपको याद होगा ही, ये दामिनो कोह में हुआ था, भागलपुर का एरिया है वहाँ। मुंडा आपको पता ही होगा, छोटा नागपुर में हुआ। तो धीरे धीरे करके याद कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। तमार, तमार कब हुआ था? 1789 से 94 में। और कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। चेरो विद्रोह हुआ था 1800 से 1802 में। कब हुआ था? 1800 से 1802 में। और कहाँ हुआ था? तो पलामू में हुआ था। कहाँ हुआ था? पलामू में। और इसके नेतृत्वकर्ता यही पे याद कर लीजिए, भूषण सिंह थे। कौन थे नेतृत्वकर्ता? भूषण सिंह। तो चेरो विद्रोह कब हुआ? 1800 से 1802 में, पलामू में, और भूषण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। और वो विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से 21 में हुआ। कब हुआ? 1820 से 21 में, ठीक है। और कहाँ हुआ? तो सिंहभूम में हुआ जी, सिंहभूम में हुआ, ठीक है। और कोल विद्रोह कब हुआ? तो 1831 से 32 में हुआ। और ये कहाँ हुआ? तो छोटा नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ? तो छोटा नागपुर में हुआ। और इसके जो नेतृत्व थे तो बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत। तिलका मांझी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तिलका मांझी। अब तिलका मांझी का जो हुआ था वो हुआ था 1778 से लेकर 85 तक। और कहाँ हुआ था? भागलपुर के इलाके में। भागलपुर के इलाके में 1778 से 85 तक भागलपुर के इलाके में। और तिलका मांझी इसके नेतृत्व करता थे। तिलका मांझी आंदोलन 1778 से 1785 में भागलपुर इलाके में, तिलका मांझी के नेतृत्व में। फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। संथाल आप लोग को याद होगा, संथाल सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में, ठीक है। और मुंडा आंदोलन 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ताना भगत 1914 में रांची के क्षेत्र में हुआ था, और जतरा भगत के नेतृत्व में। ताना भगत किसके नेतृत्व में हुआ था? जतरा भगत के नेतृत्व में। जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ? और किस क्षेत्र में? रांची में। और पहाड़िया ये राजा जगन्नाथ के टाइम पे हुआ। पहाड़िया 1778 में किसके नेतृत्व में? तो राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में। पहाड़िया विद्रोह राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में 1778 में। तमार विद्रोह 1789 से 94 में हुआ, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। तमार विद्रोह 1789 से 94 में हुआ, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में हुआ, पलामू के क्षेत्र में, भूषण सिंह के नेतृत्व में। चेरो 1800 से 1802 पलामू के क्षेत्र में और भूषण सिंह के नेतृत्व में। और हो हुआ 1820 से 21 में सिंहभू के क्षेत्र में। किधर? 1820 से 21 में सिंहभू के क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ। और कोल विद्रोह हुआ 1831 से 32 में, छोटा नागपुर, बुद्धू भगत के नेतृत्व में। कोल विद्रोह हुआ 1831 से 32 छोटा नागपुर में, बुद्धू भगत के नेतृत्व में। तिलका मांझी, तिलका मांझी कब हुआ? तो 1778 से 85 में भागलपुर, तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों, जनजातीय विद्रोहों का सही कालानुक्रम करें। देखिए बहुत सारा चीज तो मैंने याद करवा दिया था, बाकी चीज कर लीजिए। तमार मैंने याद करवाया 1770 में, याद रखिए। तमार कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में हुआ तमार विद्रोह। और वो विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से, क्या हो रहा है, लिखा था क्यों नहीं? 1800 1820 से कब? 27 में। और चेरो विद्रोह कब हुआ? तो 1800 से 1802 के बीच में, ठीक है। 1800 से 1802। और कोल विद्रोह 1831 से 32। आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या महान कोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? तो वो वर्णन है बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान यानी कि महान कोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? तो बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900। अगला प्रश्न कि बिरसा मुंडा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और विचार करके सही कथन के बारे में बताएं। तो देखिए सही कथन क्या है। तो इसमें से दोनों ही कथन सही हैं। कह रहा है कि बिरसा मुंडा में के संबंध में कि जयपाल नाग, पहला क्या पॉइंट है कि जयपाल नाग, नाम सुन लीजिएगा, जयपाल नाग ने बिरसा में, ये जयपाल नाग जो हैं क्या किए? तो बिरसा को क्या किए, यानी बिरसा मुंडा को कि जर्मन मिशन स्कूल में शामिल होने की सिफारिश की।
जयपाल नाग जाके बोलते हैं बिरसा मुंडा को, कि आप एक काम कीजिए कि जर्मन मिशन स्कूल में शामिल हो जाने की सिफारिश की, और बिरसा ने ईसाई धर्म अपना लिया। बिरसा मुंडा गए जर्मन मिशन स्कूल में गए जयपाल नाग के कहने पे, और ईसाई धर्म को अपना लिया। और फिर गुरु आनंद पांडे ने बिरसा को वापस वैष्णव परंपरा की ओर प्रभावित किया। अब गुरु आनंद पांडे आ गए, जब जर्मन मिशन स्कूल में गए ईसाई धर्म अपना लिए, गुरु आनंद पांडे के नजदीक में आए तो बिरसा ने वैष्णव परंपरा की ओर प्रभावित किया। तो इसके दोनों ही पॉइंट क्या था, सही था। मुंडा विद्रोह के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मुंडा विद्रोह के परिणाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये हम लोग देखेंगे। तो डी ऑप्शन गलत है कि बिरसा को अंग्रेजों ने कभी गिरफ्तार नहीं किया, बिल्कुल नहीं। 1899 में तो गिरफ्तार हो गए थे और जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। मैंने 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ और 1900 में एक्चुअली गिरफ्तार हुए थे, सॉरी 1900 में गिरफ्तार हुए थे। यानी ये पॉइंट गलत है, यही आंसर हो गया। लेकिन हम लोग बारी बारी से देखते हैं तीनों ऑप्शन। कह रहा है कि सरकार ने अनिवार्य बेगार प्रथा को, जो अनिवार्य बेगार प्रथा था उसको समाप्त करने का निर्णय लिया मुंडा विद्रोह का। ये बात सही है दोस्तों। जानते हैं इन लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग बेचारे मुंडा लोगों से, मुंडारियों से इन लोग करते थे, देखो हमारे यहाँ आके काम करो, ना खाना देंगे ना पैसे देंगे और जाओ। मतलब ये क्या मजाक है, दिन भर सुबह से शाम तक काम करें और पैसे नहीं दें, इसी को तो बेगार किया गया और यही प्रथा हो गया, बेगार प्रथा। तो इसको जब इसी वजह से तुम लोगों ने विद्रोह कर दिया था, तो जब इन लोग विद्रोह किए तो इस प्रथा को ही समाप्त करना पड़ा। दूसरा, 1903 के काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत मुंडाओं को खुटकट्टी प्रथा को मान्यता दी गई। तो ये भी बात सही है। खुटकट्टी प्रथा दोस्तों कुछ और नहीं, वही सामुदायिक प्रथा था। इसमें भी वही बात होता था, इसमें भी कोई भी भूमि को अपना नहीं बोला जाता था, बस सब मिल के करते थे और स्लैश एंड बर्निंग पद्धति से। और फिर ये देखिए मैंने बताया था सीएनटी एक्ट थोड़ी देर पहले, इसी को सीएनटी एक्ट कहते हैं, 1968 में पारित किया गया है, ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो ये पॉइंट सही था। स्थानीय जमींदारों, साहूकारों, राजस्व संग्रहकर्ताओं, व्यापारियों, ब्रिटिश अधिकारियों सहित बाहरी लोगों को, ये सारा बाहरी लोग कहलाए। इनको लोग आदिवासी लोग दीकू कह के पुकारते थे। बाहरी लोगों को क्या कह के पुकारते थे, आदिवासी मुंडा तो दीकू कह के पुकारते थे। 46 नंबर, आपको गलत विकल्प जोड़ना है। किसके लिए, तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आदिवासी विद्रोहों की विशेषताओं के संबंध में गलत विकल्प चुनिए। तो इसमें से गलत विकल्प कौन है, सी है कि युद्ध के हथियारों, रणनीति और योजना के मामले में अंग्रेज आदिवासियों की तुलना में निम्न थे। युद्ध के हथियारों, रणनीति और योजना के मामले में अंग्रेज आदिवासियों की तुलना में निम्न थे। तो ये पॉइंट गलत था कि युद्ध के हथियारों, रणनीति और योजना के मामले में अंग्रेज आदिवासियों की तुलना में निम्न थे। कह रहा है कि अंग्रेजे आदिवासी से कमजोर थे। भाई आदिवासी के पास केवल भाला, लाठी, पैना, तीर, धनुष बस यही थे, लेकिन अंग्रेजों के पास तोप तक था, रिवॉल्वर, बंदूक, ये सारी चीज था। तो ये तो पॉइंट गलत था, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग तीनों ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है सही कि इन समूहों द्वारा, माने किसके समूह के द्वारा, मुंडाओं के द्वारा, मैंने कोई भी जनजाति समूह के द्वारा एकजुटता के पीछे जनजातीय पहचान या जातीय संबंध नहीं था। इन लोग क्या करते थे कि मान के चलिए मुंडा, तो मुंडा जनजाति हो, इन लोग को विद्रोह करना है, तो इन लोग की मदद संथाल भी कर देते थे। क्यों, क्योंकि एक वर्ड है ना जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, इस तरीके के सब, कोल जनजाति। तो जनजाति शब्द ही इन लोग की मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए काफी था। मसीहा जैसे नेता उभरे, बाहरी लोगों द्वारा उत्पन्न कष्टों को समाप्त करने का वादा किया। मसीहा जैसा उत्पन्न हुए, जैसे बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, इन लोग ना मसीहा की तरह नेता उभरे और जो बाहरी लोग आके, जो बाहरी लोग कौन, दिकू लोग आके जो कष्ट दे रहे थे उसको समाप्त करने का वादा किया। और नहीं सिर्फ वादा किया बल्कि समाप्त भी करवाया। ये तो कहना ही पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि एक बेगारी प्रथा को देखिए कितना खतरनाक है, मतलब हद है यार बेगारी प्रथा तो मतलब आप काम करवाइए, उसको कुछ नहीं दीजिए, ये मतलब कैसा, कहाँ का नियम है, ये नहीं समझ में आता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लाइक नहीं करते हो, बताओ ये कैसा बेगारी प्रथा आप हमसे करवा रहे हैं। सॉरी बस मजाक कर रहा था। आप लोग को पसंद पड़े तो वीडियो लाइक करें, ना पसंद करें तो ना लाइक करें। जनजातीय विद्रोह हिंसक और लगातार हो रहे थे, जनजातीय विद्रोह हिंसक और लगातार हो रहे थे, लेकिन उनके समन्वय और योजना का अभाव था। ये बिल्कुल सही है। जनजातीय विद्रोह में हिंसक तो बार बार हो रहे थे, आज हुआ तो 3 दिन बाद फिर हुआ। इन लोग क्या करते थे ना, क्या आज मतलब हड़िया में दारू पीते थे, हंडिया जिसको कहा जाता है, शराब को हड़िया बोला जाता है
बोला जाता है झारखंड में। तो लोग हड़िया पिए, आज पता चला कि आज पुलिस ने किसी को मार दिया, चलो मारते हैं, और लड़ाई हो गया। अरे भाई पता चल गया ठीक है इस पुलिस ने मारा, तो सारे जनजाति मिलकर एक ही दिन सब जगह रिवोल्ट करेंगे तब ना। लेकिन इन लोग क्या करते थे, आज छोटा नागपुर के कोई एक हिस्से में हुआ, एक गांव में हुआ, तो अगले 3 दिन के बाद दूसरे गांव में हुआ। भाई आपको एक ही दिन सारे गांव में आंदोलन करना था। अब उसमें क्या होता था, जैसे आज मान के चलिए इस गांव में आंदोलन हुआ, तो जो दूसरे गांव, दूसरे शहर में या दूसरे गांव में जो अधिकारी थे वो आके इस विद्रोह को दबा देते थे। जब एक ही टाइम पे सारे विद्रोह होते तभी तो नहीं दबा पाते, ये भी एक कारण था। अब बात समझ गए। 47 नंबर में चले, पहाड़िया विद्रोह के संदर्भ में बात करने का रहा और सही कथन की बात पूछ रहा है। तो चलिए पहाड़िया विद्रोह में आके हम लोग सही कथन की तरफ बढ़ते हैं, खोजते हैं। इसमें जो सही कथन कह रहा है, जो तीनों का तीनों ही पॉइंट कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है 1770 के बारे में। इस दशक में क्या होता है कि अंग्रेजों ने पहाड़ियों लोगों पर क्रूर हमला किया, जिसका उद्देश्य उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार डालना था। हुआ क्या था ना दोस्तों, पहाड़ पे पहाड़ पे लोग रह रहे थे। भागलपुर जो राजमहल है, उसके राजमहल के क्षेत्र में उधर पहाड़ है, वहां पे जनजाति लोग रहते थे। अब अंग्रेज गए पहाड़ पे, अब बोले देखिए आप लोग को यहाँ नहीं रहना, आप लोग यहाँ से जगह खाली करिए और पहाड़ से उतर के नीचे जाइए, माने पहाड़ से नीचे उतर के मतलब नीचे वाले समतल भूमि में जाके निवास करिए। कुछ लोग आ भी गए, अब कुछ लोग नहीं आए। अब जो लोग नहीं आए ना, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। बताइए, हद होता है किसी चीज का। दूसरा, 1778 में क्या होता है कि पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्व राजा जगन्नाथ, अब 8 साल तक, सोचिए 8 साल तक कोहराम मचाया अंग्रेजों ने, ढूंढ ढूंढ कर मारा। तब जाके राजा जगन्नाथ ने इसका विरोध किया और जम के विरोध किया। भागलपुर राजमहल के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड पहाड़िया लोगों को गैर कानूनी प्रथाओं को छोड़ने के लिए राजी करने में सक्षम थे। ये बात भी सही था। निम्नलिखित में से कौन से जनजातीय विद्रोह नहीं था, बताइए इसमें से कौन सा जनजातीय विद्रोह नहीं है। इसमें से दोस्तों तेभागा विद्रोह जनजातीय नहीं बल्कि ये किसान विद्रोह था। कैसा विद्रोह था, किसान आंदोलन था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि मतलब जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से कुछ आए थे नोटिस, एक तरीके नोटिफिकेशन, उसमें कहा गया था कि किसानों को से केवल आप 1/3 भाग ही कर लीजिएगा। लेकिन वहां क्या कर रहे थे बंगाल में कि 1/3 भाग ना लेके, माने 33% ना लेके कर ज्यादा ले रहे थे, 70-80% तक कर ले रहे थे। इसी की वजह से वहां के किसान ने आंदोलन कर दिया, तेभाग आंदोलन। और ये सब तो आप लोग को अभी अभी बताए हैं कि खासी आप लोग को मेघालय के क्षेत्र में मिल जाएगा। तो ये सारे क्या है, जनजातीय आंदोलन है। किस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारों की हत्या कर दी गई, किस विद्रोह के दबाने के लिए मेजर बारों की हत्या कर दी गई, तो वो है संथाल विद्रोह। अब क्या हुआ, मेजर बारो चले गए संथाल के क्षेत्र में कि हम विद्रोह दबाएंगे, वहां संथाली लोग थे, विद्रोही लोग, मेजर बारो को पकड़ के कूट दिए और जान से मार दिए। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वो किए ठक्कर बापा ने। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया। 1780 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने कहाँ किया था, तो वो किए थे भागलपुर में। 1780 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने कहाँ किया, तो भागलपुर क्षेत्र में किया। जनजातीय आंदोलन के स्वरूप के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, तो इसमें जो सत्य कथन है सारे के सारे क्या हैं, सत्य हैं। कि जनजातीय आंदोलन के स्वरूप के संबंध में सत्य कथन क्या है, तो सभी हैं। जो भी जनजातीय आंदोलन करते थे, जितने भी जनजातीय, एक्सेप्ट एक बाद में मैं बता दूंगा कि कौन सा जनजातीय आंदोलन था जो जिसने हिंसक विद्रोह नहीं किया था, मैंने उसने गांधीवादी फॉलो किया था। मैंने गांधीवादी तो उस वक्त तो गांधी थे भी नहीं, लेकिन मतलब समझ सकते हैं कि अहिंसावादी किया था। और आंतरिक धार्मिक सामाजिक संस्कृति सुधार चाहते थे। जनजाति में भी जानते हैं कि धार्मिक वहाँ बहुत कट्टर, मतलब कट्टर धार्मिक कट्टर होते थे। मतलब वो लोग बहुत खतरनाक खतरनाक उनकी प्रथा होती है जी, नर बलि की प्रथा होती है। मतलब वो लोग सोचते थे कि अगर कोई खेत में अच्छी उपज नहीं आ रहा तो एक काम कर दें, किसी बच्चे को, नर बलि मैं बता रहा हूँ, बच्चे की हत्या कर दें और उसके खून उसमें रक्त को मिला दूं तो जमीन उर्वरक हो जाएगी। सोचिए ऐसी सी प्रथा था। तो इसमें हस्तक्षेप कर दिया अंग्रेज कि नहीं नहीं, अब बच्चों को नहीं मारेंगे। बच्चे को मारेंगे क्यों, उन लोग बचा इसलिए रहे थे कि नहीं मारिएगा तो आपको हम दास प्रथा बना लेंगे, मतलब कहने का मतलब कि आपको हम बेगार करवाएंगे आपसे, ऐसी मान्यता था। सामाजिक सांस्कृतिक सुधार ये भी था। विद्रोही क्षेत्र स्तर पर सीमित है, हाँ ये बात सही है। मान के चलिए जनजाति थे, किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो जो विद्रोह होता था उसी क्षेत्र में रह जाता था, आगे नहीं बढ़ पाता था।
मसीहावादी और धार्मिक भावना से ओतप्रोत थे। जैसे मुंडा को ही देखिए, बिरसा मुंडा को, ये कहते थे हम भगवान के दूत हैं, हम हमें गोली नहीं छू सकता। ये तो वो वाला डायलॉग हो गया कि जो आजकल फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ, आज तक ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो हमारे जिस्मों को छू सके। ऐसे ऐसे डायलॉग से बोला करते थे उस जमाने में बिरसा मुंडा कि हमें तो गोली लगेगा ही नहीं। मतलब इन लोग मसीहावादी अपने आप को बताते थे। आज भी झारखंड की स्थिति कुछ ऐसा ही है। हेमंत सोरेन को देख लीजिए, मैं तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, नहीं तो आप ही लोग कहेंगे कि आप बड़ी बोलते हैं। जो लोग झारखंड के होंगे वो लोग प्लीज बुरा न माने। अगला प्रश्न, तमार विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तमार विद्रोह के संबंध में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें से आपको दोस्तों दोनों ही कथन सही मिल जाएंगे। पहला कह रहा है कि जो तमार है छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और 1798 में हुआ था। पहला कब हुआ था तमार विद्रोह? तो 1798 में हुआ था। किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और इसके नेतृत्व कौन किए थे? तो भोलानाथ सहाय किए थे। कौन किए थे? भोलानाथ सहाय किए थे। अच्छा, भोलानाथ सहाय कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया? तमार विद्रोह का। किस क्षेत्र में हुआ? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। और कब हुआ? 1798 में हुआ। दूसरा पॉइंट कह रहा है जो सही है कि मुंडा आदिवासी या मुंडा के बारे में कह रहा है और उनके सरदार ने दिकू के खिलाफ गुस्सा जाहिर करके भोलानाथ के साथ मिलकर काम किया। देखिए, तमार जनजाति अलग है, मुंडा जनजाति अलग है, और जनजाति से जनजाति मिल गया, अब भोलानाथ का मदद कर दिया। समझ गए? क्योंकि दिकू को भगाना था, अब जहां भी रहे भगा देना है। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया। और भूमिज विद्रोह में ही ये कब हुआ था? पहले 1833 में हुआ। किस क्षेत्र में हुआ? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ, और इसी को ही गंगा नारायण हंगामा के भी नाम से जाना जाता है। भूखन सिंह नामक चेरो सरदार ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? एक भूखन सिंह है नामक चेरो सरदार, मैंने चेरो जनजाति के सरदार कौन हो गए? भूखन सिंह। वो किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे? तो वो किए थे पलामू क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पलामू क्षेत्र में। और कब किए? 1758 में। भूखन सिंह पलामू के क्षेत्र में 1798 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। एक तरफ देखिए जनजाति विद्रोह है और उसके प्रभाव क्षेत्र है दूसरे साइड में। तो बताना है आपको कि कौन से सही है। देखिए, खून विद्रोह कर रहा है। क्या खून विद्रोह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हुआ था? जो पूछ रहा है तो बताइए। हाँ जी, हुआ था, बिल्कुल हुआ था, सही पूछा है। तो खून विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। और खून विद्रोह असल में किस लिए हुआ था? तो नरबली प्रथा को जब से अंग्रेज समाप्त कर दिए थे, इस वजह से हुआ था। क्वाइस और रंपा विद्रोह ये भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्वाइस रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हुआ था। और भील विद्रोह पश्चिमी घाट सतपुड़ा में हुआ था। पश्चिमी घाट सतपुड़ा में। रामोसी विद्रोह का भारत के किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा? रामोसी विद्रोह का भारत के किस क्षेत्र पर पड़ा? तब वो पड़ा पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट। और इसके नेतृत्व थे चित्तूर सिंह थे। रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तूर सिंह। किस क्षेत्र में? पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह हुआ था। अब बताना है खून विद्रोह के बारे में, सत्य कथन के बारे में बताना है। तो आइए सत्य कथन देखते हैं। इसमें से तीनों ही पॉइंट खून विद्रोह से सही है कि अंग्रेजों द्वारा एक प्रथा था नरबली, जिसको कि मेरिया के भी नाम से जाना जाता था। मेरिया एक नरबली प्रथा था जिसको प्रतिबंधित किए जाने पे यह विद्रोह पनपा था। यह बात बिल्कुल सही है। मेरिया को ही नरबली प्रथा कहते हैं। उसको उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह छिड़ गया। और इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ था? उड़ीसा में। नरबली का मुख्य क्षेत्र उड़ीसा में। इस विद्रोह के नेतृत्व कौन थे? चक्र बिश्नोई। इसका बिशोई नहीं, बिश्नोई भी आ जाता है, बिश्नोई। तो खून विद्रोह का कौन थे? तो चक्र बिश्नोई। ठीक है। देखिए, शुरू में चक्र बिश्नोई थे जो कि 1856 में लीड किए, और फिर 1835 में जब शुरू में खून विद्रोह किया गया उस वक्त डोरा बिशोई थे। कौन थे? डोरा बिशोई थे। ठीक है। तो डोरा बिशोई 1835 में, 1856 में चक्र बिशोई। जिस तरीके से ऑप्शन आएगा टिक मार दीजिएगा एग्जाम में। पूर्वोत्तर भारत की तरफ आ जाइए। आदिवासी विरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कभी कभी पूर्वोत्तर भारत से भी अब देने लगा है। यहाँ कह रहा है कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया, तो इसमें कोई भी बात गलत नहीं है, गोमधर कुंवर ने किया। खासी विद्रोह तीरथ सिंह ने किया, ये भी सही है, मेघालय में हुआ था खासी विद्रोह। तो आप ऐसे इसको याद रखिए कि खासी आप तीरथ करने जाइएगा, तीर्थ यात्रा पे, जैसे उत्तराखंड में चले जाइएगा, बद्रीनाथ, इधर काशीनाथ, ये सब चल जाइएगा तो आपको खांसी हो जाएगा क्योंकि आपका पानी चेंज कर जाएगा। तो खासी विद्रोह तीरथ सिंह कहाँ कहाँ हुआ था? मेघालय में।
फिर से पढ़ता हूँ इसको, जेलियानंगरोंग जेलियानंगरोंग और हेराका आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और नागालैंड से, और इसी में जुड़ी हुई थी रानी गौडेन्युल रानी गौडिन्यू और गादुनिल जुड़ी हुई थी इसी आंदोलन से। कौन सा आंदोलन? जेलिया नागरों। निम्नलिखित में क्रम सजाइएगा तो क्या पाइएगा कि चेर विद्रोह हुआ था 1800 से 1802। मैं ये डेट फिर से लिखवा देता हूँ, आप लोग यहीं पे फिर से याद कर लीजिए। चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेर विद्रोह वो 1800 से 1802। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 32 बुद्धो भगत के नेतृत्व में। 1831 से 32 बुद्धो भगत के नेतृत्व में। हो विद्रोह के बारे में भी मैंने बताया था 1821 से 22 में, 1821 से 22। और संथाल विद्रोह के बारे में तो बहुत आसान है, 55 से 56। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56, हो विद्रोह 1821 से 22 और कोल विद्रोह 1831 से 32 और चेर विद्रोह 1800 से 1802। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में से विद्रोह में से जुड़े हुए थे। रंपा, राजू रंपा आप याद रखिए, ठीक है, राजू रंपा। इससे आप लोग इस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। 63 नंबर देख लीजिए कि 19वीं शताब्दी में भारत में जनजातीय विद्रोह के लिए एक समान कारक प्रदान किया। तो कौन सा कारक समान प्रदान किया? तो वो कारक था कि जनजातीय समुदायों की पुरानी कृषि व्यवस्था का पुनः विघटन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो जनजातीय समुदायों की पुरानी कृषि का पूर्ण विघटन कर दिया गया। तो निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में भारत के जनजातीय विद्रोह के लिए एक समान कारक प्रदान किया? तो जनजातीय समुदायों की पुरानी कृषि व्यवस्था को पूर्ण विघटन। संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? तो ये कौन सा कदम उठाया गया? तो आपको बताना है, इसमें से दोनों ही कदम उठाया गया। पहले क्या किया गया? एक संथाल परगना नाम का एक क्षेत्र बना दिया गया। बोला गया कि आप लोग इसी में रहिए, इसमें कोई डिगो लोग नहीं जाएगा। संथाल द्वारा गैर संथालों को भूमि हस्तांतरण करने अवैध घोषित कर दिया। इसी के लिए तो एसपीटी एक्ट लाया गया, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ठीक है, माने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसके तहत क्या किया गया कि गैर संथालों को भूमि हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। बिरसा मुंडा को उनकी अनुयायी भगवान शिव के अवतार मानते थे। तो भगवान शिव के अवतार मानते थे अनुयायी, तो वो थे धरती आबा। और ये सिंह बोंगा का मतलब होता है एकेश्वरवाद, यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा। बिरसा मुंडा कहते थे कि एक ही भगवान है और वो है शिव बोंगा, जो कि भगवान शिव के नाम से जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी भगवान शिव का अवतार मानते थे। तो धरती आबा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। सॉरी। जनजातीय भूमि स्वामित्व की खुटकुटी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो वो कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? ये विकल्प गलत है। कह रहा है कि अंग्रेजों ने कभी इस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया। आपको क्या लगता है? इसी वजह से तो मुंडा विद्रोह हुआ, इसी वजह से संथाल विद्रोह हुआ। तो बिल्कुल भयानक हस्तक्षेप किया हुआ था। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जनजातीय भूमि स्वामित्व की खुटकुटी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत था? तो डी हो गया। सही क्या है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित है। मुंडा जनजाति इस प्रणाली को अपनाया, बिल्कुल सही। इस प्रणाली की विशेषता यह थी कि जनजातीय वंश द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व महत्वपूर्ण है। अब कालानुक्रम फिर से सजाइए। मैंने बहुत बार इन सबको बता दिया, फिर भी मैं कोशिश करके इसको बताइए और बना लीजिए। इसका मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ कि चेरो हो कोल। अब यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख लीजिए कि चेरो हो कोल, चेरो हो कोल संथाल। आप इस तरीके से ऐसे याद कर लीजिए, कितना डेट याद करते रहिएगा। चेरो हो कोल संथाल, चेरो हो कोल संथाल, 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा चेरो हो कोल संथाल। अगला, वे नई जमीनों को साफ करने में बहुत चतुर थे। वे नई जमीनों को साफ करने में बहुत चतुर हैं, लेकिन निचता से जीते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं है और दीवारें छोटी छोटी लकड़ियों से बनी हैं जो एक दूसरे से सटी हुई है और भीतर से मिट्टी से प्लास्टर की गई है। वे छोटे और मैले कुचैले हैं, वो छोटे हैं, मैले कुचैले हैं और बहुत सपाट रूढ़ वाले हैं, जिनमें बहुत कम मेहराब है।
फ्रांसीसी बुकानन द्वारा यह कथन निम्नलिखित में से किस आदिवासी समूह के लिए कहा गया था? तो ये संथाल के लिए कहा गया था। ये फ्रांसीसी बुकानन ये एक चिकित्सा अधिकारी थे। ये संथाल के क्षेत्रों में आए और आके क्या देखते हैं, देख के उन्होंने कुछ बातें बताया और बातें बताया कि संथाल लोग नई जमीनों को साफ करने में बहुत चतुर हैं, लेकिन नीचता से जीते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई भी बाड़ नहीं है, उनके और दीवारें छोटी छोटी लकड़ियों से बनी है जो एक दूसरे से सटी हुई है और भीतर से मिट्टी से प्लास्टर की गई है। वे छोटे और मैले कुचैले हैं और बहुत सपाट रूढ़ वाले हैं, जिनमें बहुत कम मेहराब है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु बहुत बार प्रश्न आ चुका है, 9 जून 1900 को हुई। 9 जून 1900 को हुई, रांची के सेंट्रल जेल में हुआ। और ये हैजा के कारण, लोग बताते हैं कि हैजा के कारण इनकी मौत हुई, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है, क्योंकि 25 साल का वो इंसान हैजा से मर जाएगा? उसकी इतनी कुटाई की गई थी, वो बेचारा दर्द पीड़ा से मर गया था। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन कौन है ये बताने कह रहा हूँ। तो इसमें से सही कथन तीनों ही हैं दोस्तों सन्यासी विद्रोह के बारे में। देखिए, सन्यासी विद्रोह के बारे में जो कथन कहा जा रहा है, पहला कथन वो कहा जा रहा है कि इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान की समान भागीदारी थी। इसमें हिंदू और मुसलमान की भागीदारी समान थी। दूसरा कह रहा है कि मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह और देवी चौधराइन। कौन कौन? मजनू शाह, चिराग अली, मसनीद शाह, चिराग अली और मूसा शाह और देवी चौधराइन इसके महत्वपूर्ण नेता थे। और इसको सन्यासी को ही फकीर विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, फकीर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर आधारित था? तब वो था सन्यासी विद्रोह पर था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। 72 दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थे? तब वो संबंधित थे मिदनापुर और धालभूम के विद्रोह से। दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थे? तब वो संबंधित थे मिदनापुर और धालभूम के विद्रोह से। मोआ मरिया के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मोआ मरिया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से तीसरा कथन गलत है दोस्तों, पहला और दूसरा सत्य है। अहोम साम्राज्य अंततः गिर गया और ब्रिटिश शासन के अधीन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अहोम साम्राज्य अंततः नहीं गिरा था दोस्तों। इसमें पहला पॉइंट देख लीजिए कि मुआ मारिया का विद्रोह का नेतृत्व असम के अहोम राजाओं के अधिकार के खिलाफ मुआ मौर्यों ने किया था। मुआ मारियों के विद्रोह में क्या हुआ कि इसका नेतृत्व असम के अहोम राजाओं के अधिकारों के खिलाफ, ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं हुआ था, असम के अहोम राजा के खिलाफ हुआ था। और किसने किया था? तो मुआ मारियो ने किया था। मुआ मारियो निम्न जाति के किसान थे। ये इसको जनजाति से मत को रिलेट कर दीजिएगा। मुआ मरिया ये मतलब एक तरीके का कास्ट समझ लीजिए, जैसे हमारे बिहार में दास हो गया कास्ट, बेलदार हो गया, इस तरीके से छोटे छोटे कास्ट आते हैं। तो उस कास्ट के बारे में बोल रहा है कि मुआ मारी निम्न जाति के किसान थे जो अनुरुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे। किसकी शिक्षाओं का? अनुरुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे। निम्नलिखित में एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उसका विद्रोह था। कौन से विद्रोह का शासक कौन थे? तो देखिए, इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो 2, 1, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। आनंद गजपति राजू विजयनगरम का विद्रोह का शासक हुआ थे। तो आनंद गजपति राजू विजयनगरम का विद्रोह से संबंधित है और बर्मा पजहसी राजा केरल के विद्रोह से संबंधित है। बर्मा पजहसी राजा केरल के विद्रोह से संबंधित है और वजीर अली गंजम के विद्रोह और अवध के विद्रोह स्त्रीकारा भंज थे अवध के विद्रोह से संबंधित। कुंडरा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित था? तो वो संबंधित था बेलूथम्पी का विद्रोह। और ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1808 से 1809 के बीच में हुआ था। कुंडरा उद्घोषणा किस विद्रोह से संबंधित है?
तो बेलूथम्पी के विद्रोह से। 1808 से 9 में हुआ था केरल से। अहोम विद्रोह 1828 से 29 के नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो वो किया था गोमधर कुंवर ने। किसने किया था? गोमधर कुंवर ने। अहोम विद्रोह 1828 से 29 के नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो गोमधर कुंवर ने किया था। बहारी आंदोलन के संबंध में निम्न में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का जो चयन होगा वो बी होगा कि नेताओं ने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा की। नेताओं ने बहावी आंदोलन के संबंध में बता रहा हूँ कि नेताओं ने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम की ओर लौटने की वकालत की। शुद्ध इस्लाम की ओर लौटने की वकालत किसने किया? तो बहावी आंदोलन ने। यही पॉइंट सही है, बाकी ये तीनों पॉइंट गलत है दोस्तों। तो देखते हैं कि कौन से पॉइंट और कैसे कैसे गलत हैं। कह रहा कि बहावी आंदोलन एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था जिसकी स्थापना राय बरेली के इनायत अली ने किया था। नहीं, बहावी आंदोलन पटना में हुआ था। इनायत अली कहाँ कहाँ किए थे? तो पटना में किए थे, ना कि राय बरेली में। तो पहला गलत हुआ। और शुरू में अगर देखा जाए कि बहावी आंदोलन जो था शुरू में अब्दुल वहाब द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल वहाब द्वारा। और बिहार में शुरू किया गया था इनायत अली के द्वारा। नेताओं, दूसरा तो हो गया। इसमें ब्रिटिश समर्थक भावनाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? ब्रिटिश का तो इन लोग विरोध कर रहे थे। बिहार में बहावी आंदोलन से प्रभावित नहीं था। भाई ये बिहार में ही बहावी आंदोलन के जनक इनायत अली थे। तो ये तो गलत बात हो रहा है। पटना में फैला था। कुका आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो वो हुआ पंजाब में। कुका पंजाब, आप इस तरीके से याद रख लीजिए, कुका पंजाब, पंजाब, ठीक है। और इससे भी बढ़िया होगा राम सिंह कुका पंजाब, याद रख लीजिए। राम सिंह कुका पंजाब, ये ट्रिक याद रख लीजिए। राम सिंह कुका पंजाब। अब ये क्या है मामला? तो पंजाब जो कुका आंदोलन जो हुआ पंजाब के क्षेत्र में हुआ और ये हुआ राम सिंह कुका के नेतृत्व में। राम सिंह कुका के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। ठीक है। शुरू में कुका आंदोलन का नेतृत्व किए थे भागवत भागवत जवाहर मल ने। भागवत जवाहर मल ने शुरू में इसका जवाहर मल ने शुरू में इसका नेतृत्व किए। एक और ऐसा ही रिलेटेड आता है कुकी आंदोलन से। और कुकी आंदोलन मणिपुर का है दोस्तों। कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था? मणिपुर में। पश्चिम बंगाल में मीर निथर अली के नेतृत्व में, पश्चिम बंगाल में मीर निथर अली के नेतृत्व में नारकेलबेरिया विद्रोह बाद में निम्नलिखित में से किस विद्रोह में विलीन हो गया? तो वो हो गया बहावी आंदोलन में, ठीक है, बहावी आंदोलन में। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में मीर निथर अली के नेतृत्व में नारकेलबेरिया विद्रोह बाद में जुड़ गया बहावी आंदोलन से। सही युग्मकी सुमेलित कीजिए। टीटू मीर नारकेलबेरिया करम शाह पागलपंथी से संबंधित है। हाजी शरीयतुल्लाह फराजी विद्रोह से संबंधित है। देखिए जिसका करम फूटा हुआ होगा ना वो पक्का पागल हो ही जाएगा। तो करम शाह पागलपंथी। टीटू मीर नारकेलबेरिया। टीटू हमारा एक दोस्त था बचपन में जिसका नाम टीटू था। सच में था, मजाक नहीं। तो टीटू था। इस टीटू ना इसको केला और बैर बहुत पसंद होता था। केला इसीलिए क्योंकि जब भी छठ होता था, दशहरा होता तो उसमें बहुत केला बिकता था, तो इस वजह से इसको केला बहुत पसंद होता था। और हम लोग ठंडे के सीजन में जब ट्यूशन पढ़ के घर जाया करते थे तो रास्ते में बैर का पेड़ भी हुआ करता था। इसको खूब बैर होता था। तो टीटू को क्या पसंद है? तो केला और बैरिया, ठीक है। ठीक है। और चूंकि टीटू मेरा दोस्त था तो मैं एक लड़का हूँ यानी नर हूँ, तो मेरा टीटू कैसा होगा? नर ही तो होगा। थोड़ी ना मैं अपनी फीमेल फ्रेंड के बारे में बता रहा हूँ। तो टीटू में नारकेल बेरिया विद्रोह से जुड़ा हुआ था। इतनी बात आप लोग याद करिएगा। हाजी शरीयतुल्लाह फराजी विद्रोह, आज इसका करम फूट जाएगा वो पागल हो जाएगा। एक दिन उसका करम फूट गया और वो पागलपंथी हो गया। पता है क्या करम फूटा? आपको सुन के हंसी आएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जिस साल मैंने अपना ऑल इंडिया इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था तो मुझे जो कॉलेज मिला मैं चला गया। मेरे 2 साल के बाद, ठीक उसको 2 साल के बाद उसके भाई जो सेटिंग बेटिंग का काज करते थे तो उसको सिलेक्शन दिलवाया और उसको एनआईटी पटना मिल गया। लेकिन इस बेवकूफ से एनआईटी पटना से आज तक उससे बीटेक कंप्लीट हुआ ही नहीं है, मतलब बीटेक का डिग्री उसको मिला ही नहीं। तो उसका करम फूट गया था तो वो पागल हो गया। और आज देखिए गाँव में जाइए तो देखिएगा कि पागल की तरह तनहा घूम रहा होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। 1857 के विद्रोह के बाद के तुरंत बाद बंगाल के निम्नलिखित में से कौन सी विद्रोह हुई थी? तो वो विद्रोह हुआ था
नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 के बीच में नील विद्रोह हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद कौन सा विद्रोह हुआ? तो 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1770 से 1800 के बीच में। 1770 से 1800 के बीच में क्या हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 55-56 में। कब हुआ? 55-56 में हुआ संथाल विद्रोह। अब पावना विद्रोह 1873 में। संथाल विद्रोह तो 1857 के पहले हुआ और बाद पूछ रहा है, इसलिए नील विद्रोह आंसर हो जाएगा। नील विद्रोह किससे संबंधित था? बताना है कि नील विद्रोह किससे संबंधित था। तो आप लोग को बताना है किससे संबंधित था, तो बताइए। ये सी से संबंधित है। और नील विद्रोह के जो नेता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। कौन थे? दिगंबर विश्वास हैं और विष्णु विश्वास हैं। ठीक है, तो नील विद्रोह के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और नील विद्रोह संबंधित है, किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार कीमत पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। नील विद्रोह इसीलिए हुआ था कि किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे और लेकिन उन्हें अस्वीकार कीमत पर, जो कि कीमत उन किसान चाहते भी नहीं थे, कीमत और चाहते थे, उस पे इन लोग को खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। नील किसानों की दयनीय स्थिति पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक जो हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। नील किसानों की दयनीय स्थिति पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। कुका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? हमने बताया कि आपको कैसे याद रखना है। राम सिंह कुका, इस तरीके से पूरा है, राम सिंह कुका पंजाब, हमने ऐसा याद करवाया था। तो देख लीजिए, गुरु राम सिंह। ठीक है, पागलपंथी बताए थे, जिसका कर्म फूट जाए वो पागलपंथी हो जाता है। ठीक है, यानी करमशाह इसके नेता थे। लेकिन ये पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था? तो गोंड में हुआ था, गोंड जनजातियों के द्वारा। तो फराजी किसके अनुयायी थे? तो हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी किसके अनुयायी थे? हाजी सैयदुल्लाह के। 19वीं सदी के किसान आंदोलन के विशेषताओं के निम्न में क्या सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है कि 19वीं सदी के किसान आंदोलन की विशेषताओं के बारे में क्या सम्मिलित नहीं है। एक बार और देख लीजिए, फराजी जो है इसको हाजी सरवतुल्लाह तो है, कभी कभी आंसर में दादू मियाँ होगा। अगर इन दोनों में से कोई आंसर होगा तो आप हाजी सरवतुल्लाह चुनेंगे। अगर हाजी सरवतुल्लाह नहीं रहा और दादू मियाँ रहा तो ऑप्शन इसको भी चुनेंगे। और ये हाजी सरवतुल्लाह कहाँ के थे? तो बंगाल के फरीदपुर के थे। बंगाल में एक जगह है फरीदपुर के थे हाजी सरवतुल्लाह। अब बताइए कि 19वीं सदी के किसान आंदोलन की विशेषताओं में निम्न में क्या सम्मिलित नहीं था? तो ये औपचारिक संगठन ये सम्मिलित नहीं था, बाकी विशेष या स्थानीय क्षेत्र तक सीमित था। किसान आंदोलन का आंदोलन आर्थिक शोषण के विरुद्ध था और विद्रोह के नेतृत्व कृषि वर्ग के थे। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? तो बीवी फड़के ने की। बीवी फड़के ने की। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था का स्थापना किसने की? तो बीवी फड़के ने की। ठीक है, अब देखेंगे 89 नंबर कि बाघेरा विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? बाघेरा विद्रोह कब हुआ? तो वो हुआ बड़ौदा में। बाघेरा विद्रोह बड़ौदा में, और ये किसान से संबंधित आंदोलन था। अब इस आंदोलन को सीक्वेंस में सरियाने कह रहा है, तो सरिया लीजिए। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में, और बाघेरा विद्रोह हुआ था 1818 से 19 में, और मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में, और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पावना विद्रोह कह रहा है कि दिगंबर विश्वास के हुआ था, नहीं। पावना विद्रोह दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नहीं, बल्कि दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह। बाकी ये सही है कि मोपला अली मुदलियार के नेतृत्व में, मोपला विद्रोह अली मुदलियार के नेतृत्व में, और एका विद्रोह मदारी पारसी के नेतृत्व में, एका विद्रोह मदारी पारसी के नेतृत्व में, और बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। एक है बिजोलिया किसान आंदोलन। अपने प्रथम चरण में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो 1897 में प्रारंभ हुआ। तब वो हुआ था राजस्थान में। राजस्थानिया में बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था।
1897 में। हर से छीना माघ मोर्चा, हर से छीना माघ मोर्चा 1946-47 में पंजाब में हुआ। ये एक विद्रोह, कृषि विद्रोह था जो निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? तो वो हुआ था किसानों को सिंचाई जल की आपूर्ति में कमी के कारण। हर से छीना माघ मोर्चा 1946-47 में पंजाब में हुआ। ये एक कृषि विद्रोह था जो निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ? तो किसानों की को सिंचाई की जल आपूर्ति में कमी से कारण। मोपला विद्रोह के बारे में बताइए सही कथन कौन सा है? तो देखिए मोपला विद्रोह के बारे में सही कथन कौन है? तो इसमें से दोनों ही पॉइंट क्या है? सही है कि राजस्व मांग में वृद्धि और खेत के आकार में कमी के कारण यह विद्रोह हुआ था। तो ये बात सही है कि राजस्व मांग में वृद्धि और खेत के आकार में कमी के कारण यह विद्रोह हुआ था। दूसरा, यह विद्रोह केरल में 2 चरणों में हुआ। पहला हुआ 1836 में और दूसरा हुआ 1921 में। यह विद्रोह केरल में 2 चरणों में हुआ। पहला हुआ 1836 में और दूसरा हुआ 1921 में। अब 95 का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि तेभागा आंदोलन जो कि 1946 में किसकी प्रेरणा से बंगाल में आरंभ हुआ? तो वो हुआ फ्लॉड कमीशन के रिपोर्ट से। फ्लॉड कमीशन के रिपोर्ट से इसमें हमने बताया था तेभागा आंदोलन में कि क्या हुआ था 1/2 अंग्रेज मांगते थे कर के रूप में और 1/3 किसान देना चाहते थे। इसी वजह से तेभागा आंदोलन हुआ। ठीक है। एक चीज और याद रखिए, जो मोपला के समय भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। ये कभी कभी पूछा जाता है कि जब मोपला विद्रोह हो रहा था तो भारत में उस वक्त कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो उस वक्त खिलाफत आंदोलन चल रहा था और गांधी जी ने शुरू में सपोर्ट किया मोपला को। इसी वजह से जब खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी, तो उसी वजह से मोपला आंदोलन को भी सपोर्ट किए। लेकिन बाद में मोपला विद्रोह अहिंसक हो गया, जिस वजह से मोपला को सपोर्ट करना बंद कर दिए। दक्कन विद्रोह के संबंध में सत्य कथन बताइए। दक्कन विद्रोह के संबंध में सत्य कथन पूछ रहा है। तो इसमें से तीनों ही कथन दक्कन विद्रोह के बारे में सही है कि यह दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के रैयतबाड़ी जिले वाले क्षेत्रों में किया गया। तो बात सही है कि दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के रैयतबाड़ी वाले क्षेत्रों में किया गया। तो ये पॉइंट सही है। और इस विद्रोह का नेतृत्व बाबा साहेब देशमुख ने किया। तो ये बात भी सही है कि दक्कन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बाबा साहेब देशमुख ने किया। और 1876 में दंगा कमीशन की नियुक्ति की गई। तो ये पॉइंट भी सही है कि 1876 में दंगा कमीशन की नियुक्ति की गई। बकासत कृषक आंदोलन। बकासत कृषक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन की पहचान करिए। एक पॉइंट वहां पर पिछले प्रश्न में और याद रख लीजिए कि 1849 में कृषक अधिनियम आया था। कृषक अधिनियम कब आया था? तो 1819 में। ठीक है, 79 में कृषक अधिनियम आया था। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि बकासत कृषक आंदोलन से संबंधित असत्य कथन कौन कौन है? तो इसमें से केवल दोस्तों एक ही असत्य कथन है। क्या है? कि यह जमींदारों के विरुद्ध बकासत जमीन के मुद्दों पर दरभंगा में चलाया गया था। नहीं, दरभंगा में नहीं चलाया गया था, बल्कि ये साउथ बिहार में चलाया गया था और साउथ बिहार के मुंगेर में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? साउथ बिहार के मुंगेर में चलाया गया था। इस वजह से ये गलत है कि बकासत कृषक आंदोलन मुंगेर में चलाया गया और दरभंगा में नहीं चलाया गया। दूसरा पॉइंट सही है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा ने इसे समर्थन दिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा ने से इसको समर्थन दिया। अब 98 नंबर, एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ उसका संस्थापक है। इसको मिलान करने कहिए। तो जब मिलान करिएगा तो ऑप्शन डी आएगा। कह रहा है कि यूपी किसान सभा इंद्र नारायण द्विवेदी। यूपी किसान सभा के संस्थापक थे इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। यूपी किसान सभा के जो संस्थापक थे वो थे इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। और अवध किसान सभा के संस्थापक थे बाबा रामचंद्र देव। अवध किसान सभा के संस्थापक थे बाबा रामचंद्र देव। और बिहार किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और आंध्र प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे एनजी रंगा। आंध्र प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे एनजी रंगा। अगला प्रश्न, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें से तीनों ही पॉइंट सत्य है। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में पहला पॉइंट याद रखिए। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला पॉइंट हो गया कि इसके अध्यक्ष
किनको चुना गया था दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। और महासचिव किनको चुना गया? तो एनजी रंगा को चुना गया। किनको चुना गया? एनजी रंगा को चुना गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था इस सम्मेलन में। आखिरी प्रश्न देख लीजिए चौथे दिन का मॉडर्न हिस्ट्री का। तो 20वीं सदी के किसान आंदोलन का संबंध में क्या असत्य है? तो असत्य दोस्तों ये है कि इस काल के किसान आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक रहे। बिल्कुल नहीं, ये इस काल के किसान आंदोलन अहिंसक नहीं बल्कि हिंसक ही रहे। ठीक है, और यानी कि ये असत्य पूछ रहा है तो ये असत्य हो गया। बाकी इसमें से सारे दोस्तों सत्य है। देख लेते हैं ये तीनों पॉइंट भी कि इसकी प्रवृत्ति क्षेत्रीयता के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की भी होती थी। बिल्कुल सही है कि इसकी प्रवृत्ति क्षेत्रीयता के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की भी होती थी। तो ये पॉइंट सही है। इस काल के आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किया। तो ये भी बात सही है। इस काल के आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किया। और इस काल में किसानों में उपनिवेशवादी विरोधी चेतना का उदय हुआ। तो ये पॉइंट भी सही है। इस काल में किसानों में उपनिवेशवादियों विरोधी चेतना का उदय हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों 100 प्रश्न खत्म हो गए। अब आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम डे 5 को लेके आएंगे। ठीक है, और डे 5 में दोस्तों हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे, टॉपिक मैं पहले बता दूं, आप लोग पढ़ के आइएगा। डे 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे कांग्रेस पूर्व संगठन, कांग्रेस के पूर्व संगठन देखेंगे और कांग्रेस की स्थापना और उसके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेंगे। तो आप लोग इस टॉपिक से पढ़ के आइएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कुछ सुझाव देना चाहते हो या समय सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।